आज का जो हमारा लेक्चर है, शायद आपको पता हो, वो चैप्टर 9 से है। और चैप्टर 9 में जो है वो दरअसल हमने पढ़ा था जीन थेरेपी। तो सबसे पहले जो है, असल में जीन थेरेपी वो 3 तरह से होती है। एक जीन थेरेपी जो है वो सोमैटिक सेल्स को हम जो जीन्स है वो चेंज करते हैं, जिसे हम सोमैटिक सेल थेरेपी कहते हैं। जिसकी एग्ज़ाम्पल एससीआईडी का ट्रीटमेंट है, और दूसरा जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस का ट्रीटमेंट है। एससीआईडी जैसे कि हमने पढ़ा था, एससीआईडी में जो डिफेक्ट होता है एक्चुअली बोन मैरो में होता है। तो हम बोन मैरो को सेल्स को ट्रीट करते हैं, यानी उसके जो फॉल्टी जीन हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन से या नॉर्मल जीन से। और इस तरीके से उसमें एक्चुअली हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर 6 में, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम के लिए। One gene is responsible for one enzyme. तो वन एंजाइम जो है वो दरअसल एक जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है, और एंजाइम अगर मिस हो जाए तो फिर वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो रहता नहीं है उसका। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एससीआईडी जो है उसमें मतलब जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल एज की तरह होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एज एक वायरल डिजीज़ है, जबकि एससीआईडी है जिसे हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें एक जीन मिसिंग होता है। उस जीन मिसिंग की वजह से एक एंजाइम मिस होता है, वो एंजाइम एडीए होता है। तो हम दरअसल इसमें वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वायरस को, और जो वायरस यूज़ किया जाता है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरसेस वो वायरस होते हैं, आरएनए की वो वायरसेस होते हैं जिसमें जो है वो दरअसल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। कि आमतौर पे ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं। ये बात भी चैप्टर 6 में जो बॉटनी है उसमें आपने पढ़ी होगी कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए जो है उससे वो ट्रांसलेट करता है, यानी टीआरएनए उसको रीड करके रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड जो है वो राइबोसोम्स के लिए लेकर आता है। तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो वो जो दरअसल एंजाइम है जिसकी वजह से डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, इसलिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा-सा एक फ़र्क है कि यहाँ पे इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरसेस कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि पहले आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, और फर्दर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। जो यहाँ पे जो हमने इससे पहले डिज़ीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो वो बोन मैरो को हमने ट्रीट किया था, इसलिए कि दरअसल जो फॉल्टी जीन्स हैं या फॉल्टी डब्ल्यूबीसीज़ हैं, कि डब्ल्यूबीसीज़ की एक टाइप है जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। 2 किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक को हम बी लिम्फोसाइट्स और एक को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट वो होते हैं जो बोन मैरो में जाकर मैच्योर होते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ फ़ॉर्म करते हैं और एंटीबॉडीज़ के थ्रू जर्म्स को किल करते हैं। जबकि जो टी सेल होते हैं वो थाइमस में, थाइमस यहाँ पे एक ग्लैंड है, जिसे थाइमस कहते हैं, ब्रेस्ट बोन के पास हमारी। तो दरअसल ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, वो वहाँ टी सेल्स जो है वो थाइमस में जाकर मैच्योर होते हैं, इस वजह से वो टी सेल कहलाते हैं। तो अगर ये बी सेल्स प्रॉपर ना हो, इसलिए कि इसमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसको एडीए कहते हैं, ताकि प्रॉपर लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन हो सके। और इस वजह से चूँकि जीन प्रेज़ेंट नहीं होते, और फिर जीन की वजह से एंजाइम एडीए नहीं होता, और उसकी वजह से प्रॉपर लिम्फोसाइट्स फ़ॉर्म नहीं होते। इस वजह से प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, और डिज़ीज़ेज़ जो हैं उसके खिलाफ जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है वो पैदा नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है? तो हम जीन थेरेपी करते हैं। हो सकता है कोई इंटरप्शन जो हो वो इंटरनेट में हो, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि क्या वजह है। ये अलबत्ता कर सकता हूँ मैं कि माइक अपने से और करीब कर लें, मेबी आपको अब बेहतर आवाज़ आए। कोशिश तो मेरी है कि आपको बेहतर से बेहतर ही आवाज़, यानी साउंड क्वालिटी अच्छी ही मिले। कोशिश तो यही होती है, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो सके तो माज़रत है।
तो यहाँ पर जो है ये किसी दूसरे ने कहा है कि उसके पास तो आवाज़ सही आ रही है, तो हो सकता है इश्यू जो है इंटरनेट का हो, इंटरनेट की स्पीड का भी कोई इश्यू हो सकता है। इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बात ये हो रही थी कि एक्चुअली होता ये है कि जो बोन मैरो के सेल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में रहते हैं। इस तरीके से अगर हमें इसे ट्रीट कर लिया जाए जैसे कि हमने ट्रीट किया था, तो फिर ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सोमैटिक सेल थेरेपी है। सोमैटिक सेल थेरेपी से मुराद ये है कि दरअसल जो सोमैटिक सेल्स हैं यानी बॉडी के सेल्स, जो बोन मैरो के सेल्स हैं वो एक्चुअली बॉडी के सेल्स हैं। उसका जीन तो हम रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम जो होता है वो चूँकि हम सेक्स सेल्स से नहीं कर रहे होते, सेक्स सेल्स का मतलब होता है कि वो स्पर्म्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे या ओवम में कोई चेंज नहीं कर रहे। इस वजह से इसके जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, यानी ये फॉल्टी जीन जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए बस सिर्फ़ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि दरअसल जो सेक्स सेल्स या गेमीट्स हैं, उसमें जीन थेरेपी की जाए या उसके जो फॉल्टी जीन्स हैं, उनको नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पे जो दूसरी सोमैटिक सेल थेरेपी की एग्ज़ाम्पल है, वो है जीन थेरेपी और सिस्टिक फिब्रोसिस। जो लंग्स का एक इन्फेक्शन है, और ये भी एक जेनेटिक इन्फेक्शन, एक जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें दरअसल थिक म्यूकस की फॉर्मेशन होती है। और उसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये किया जाता है कि फिजियोथेरेपी यानी रेगुलर रिमूवल ऑफ थिक म्यूकस होता है, और उसके अलावा इसमें बाकायदा एक सक्शन आपको पता है वो लगा दिया जाता है। सक्शन पाइप के ज़रिए हम सक कर लेते हैं। इसलिए कि दरअसल वो म्यूकस जो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, वो एक्चुअली जो है वो ऊपर की तरफ आ नहीं रहा होता। तो उसे रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम सक्शन का पंप इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी नहीं आता, जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है, इसलिए फैट डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फैट डाइजेस्ट करने के लिए इसको पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं। इस तरह से 2 प्रॉब्लम जो हैं उसकी सॉल्व हो जाती हैं। असल में ये जो है म्यूकस इतना थिक होता है, जैसे ये जो हमारा ट्रैकिया है इसमें जो इतनी थिकनेस होती है कि बाज़ औक़ात जब बच्चे होते हैं वो बचपन में ही मर जाते हैं। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि उनका जो ये एयर पैसेज है यही ब्लॉक हो जाता है। जब एयर पैसेज ब्लॉक हो जाए तो जो ब्रीथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो दरअसल सफोकेशन या ब्रेथलेसनेस की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में भी दिखाया था, सर, तो ये एक टाइम तक ट्रीट करते हैं या लाइफ टाइम? ये जो ट्रीटमेंट होता है शायद आपको पता हो कि डायबिटीज़ का जो है वो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसे हम कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं कहते, ये तो दरअसल एक हेल्प है जो की जाती है। हेल्प से मुराद ये है कि दरअसल वो डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होती, बस उसे टेम्परेरी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाने के लिए, या दरअसल जो इंसुलिन है वो उसकी कमी होती है तो वो हम दूर कर देते हैं। लेकिन हम ये ट्रीट नहीं कर रहे। ट्रीट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार अभी तक नहीं है कि बॉडी के सेल्स जो हैं इसको प्रिपेयर करने लगेंगे। अगर वो प्रिपेयर कर सकें तो फिर ये है कि ये इससे निजात हासिल की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आपको याद हो तो ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि एयर पैसेज में जो है वो म्यूकस जो है वो दरअसल क्या कोटिंग को फॉर्म करता है। देखिए एक नॉर्मल एयर पैसेज है, यानी ये जो ट्यूब है जिसका नाम ट्रैकिया है, ये उसकी डायग्राम दिखाई गई है कि इसके अंदर देखें जो म्यूकस है उसकी बाकायदा एक लेयर है, और बाकी एयर वे खुला हुआ है ताकि एयर जा भी सकती है और एयर आ भी सकती है। जबकि दरअसल कहते हैं जब सिस्टिक फिब्रोसिस किसी को होता है तो एयरवे जो होती है सीएफ यानी सिस्टिक फिब्रोसिस में ब्लॉक हो जाती है म्यूकस की वजह से। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो कितनी नैरो ये हो गई है, यानी पैसेज बहुत नैरो हो गया है। इस वजह से जो ब्रेथलेसनेस की कंडीशन होती है वो डेवलप होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि म्यूकस की लाइनिंग हर जगह मौजूद होती है, तो यहाँ पे जो थिक म्यूकस है वो हमारी जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो फिर एंटर नहीं हो पाते ड्यूडेनम में। अगर किसी को याद हो कि पैनक्रियास कौन से 4 एंजाइम बनाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर ये नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की एंट्री टेस्ट की जब तैयारी करेगा उस वक्त उसको रिवाइज कर लेगा।
तो यहाँ पे जो अगर आगे स्टोरी को चलाया जाए तो आगे ये है कि किस तरह से सिस्टिक फिब्रोसिस का इलाज किया जाता है, क्योंकि ये भी सिमेटिक सेल थेरेपी है। और सिमेटिक सेल थेरेपी हम इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर भी जो ट्रैकिया के सेल्स हैं इसमें हम जीन्स चेंज करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को ये डिजीज़ है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये क्योर नहीं होगी, इसलिए कि जो फॉल्टी जीन हैं या डिजीज़ के जीन हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे जब तक कि स्पर्म्स में उसको चेंज ना किया जाए या ओवम में चेंज ना किया जाए। यहाँ पे दरअसल कहते हैं वो जो है पार्ट कि वो किस तरह से एग में चेंज किया जाता है, ये अब हमारे रिड्यूस कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बुक में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी, और पढ़ने से समझ भी आ जाएगी। सर तो इसमें फ़ैट की एब्ज़ॉर्प्शन क्यों नहीं होती? फ़ैट की एब्ज़ॉर्प्शन इसलिए नहीं होती कि लाइपेज़ एंज़ाइम सिर्फ़ पैनक्रियाज़ फ़ॉर्म करता है, शायद आपको पता हो। और अगर पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाए तो फिर पैनक्रियाटिक जूस नहीं आता। पैनक्रियाटिक जूस नहीं आता तो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंज़ाइम्स होते हैं वो भी नहीं आते। उसमें एक लाइपेज़ होता है, दूसरा ट्रिप्सिन होता है, और तीसरा जो एंज़ाइम है वो शायद आपको पता हो कि वो कौन-सा होता है। वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद होता है, जिसको जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। तो बात ये हुई थी कि अगर बोन मैरो के सेल्स को चेंज किया जाए तो ये सोमैटिक सेल चेंज है। लेकिन अगर हम ओवम में जीन्स को चेंज करें या स्पर्म में जीन्स को चेंज करें तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये है जर्म सेल थेरेपी। इससे ये होगा कि वो उस नस्ल से ही ख़त्म हो जाएगा जीन, यानी फॉल्टी जीन नॉर्मल जीन से रिप्लेस हो जाएगा फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से डिजीज से निजात हासिल की जा सकती है। सिस्टिक फिब्रोसिस का इलाज हम क्या करते हैं? तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो है उसका जो सोमैटिक सेल थेरेपी है उसमें जीन थेरेपी ऑफ द सिस्टिक फिब्रोसिस, इसमें ये किया जाता है जीन थेरेपी के स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स जो हैं वो अगर हम पढ़ें तो फिर हमें ये पता चलेगा कि उसे पढ़ने से पहले कुछ इसमें वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जैसे एक वर्ड है लिपोसोम। व्हाट आर लिपोसोम? लिपो लिपिड को कहते हैं और सोम बॉडी को कहते हैं, जैसे क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी को कहते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, क्लाइऑक्सिसोम, सारे सोम का मतलब बॉडी होता है, सेंट्रोसोम। तो ये जैसे कहते हैं लिपिड की बॉडीज होते हैं, स्फेरिकल वेसिकल होते हैं, वेसिकल सैक को कहते हैं। हैविंग एट लीस्ट वन लिपिड बाई लेयर, इसमें लिपिड की 2 लेयर या बाय लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिपोसोम की डायग्राम बनाई गई है। लिपोसोम, क्या इसके अंदर जो है लिपिड की 2 लेयर्स नजर आ रही हैं आपको या नहीं? तो देखिए ये लिपिड की 2 लेयर्स हैं। और ये जो लिपिड है आपको शायद पता हो कि ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और फॉस्फोलिपिड के मुतालिक अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये बात भी पता होगी कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें क्या कुछ होता है। तो फॉस्फोलिपिड में इसमें हेड और टेल होती है। इसमें ये हेड है और ये टेल है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये वाटर की तरफ जाती है, वाटर से दूर जाती है। इसके सेंटर में जो है वो दरअसल जीन रख दिया जाता है। जो नॉर्मल जीन है वो इस सेंटर में होता है और इसकी कवरिंग जो होती है वो सब के सब लिपिड की होती है। जैसे आपने सुना हो कि एक जोक भी है कि एक बच्चा जो है उसको वो दवाई नहीं खाता था, तो उसकी अम्मी ने क्या किया कि उसकी दवाई को गुलाब जामुन में डालकर दे दिया, कि जो वो बड़े शौक से खाता था। फिर जब वो उन्होंने आकर उससे पूछा कि, "भई तूने गुलाब जामुन खा लिए?" उसने कहा, "हाँ, खा लिए। लेकिन मैंने बीज फेंक दिए थे।" तो गुलाब जामुन में बीज कहाँ होते हैं? तो बीज क्या थे? यानी वही दवाई जो थी उसने फेंक दी, दवाई तो उसने खाई ही नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो है उसमें कुछ कोटिंग की जाती है, कोटिंग। आमतौर पे जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं, उनमें कोटिंग कर देते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा कड़वी ना लगें।
यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जीन के ऊपर एक कोटिंग जिसको लिपोसोम कहते हैं। तो लिपोसोम जो होता है वो आमतौर पे कभी ड्रग वगैरह को पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे न्यूट्रिएंट पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हम यहाँ पर इसको जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यानी लिपोसोम एक वेक्टर है, एक कैरियर है, जिसके थ्रू जीन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो दरअसल जीन जो होते हैं वो लिपोसोम में रखते हैं और लिपोसोम में रखने के बाद उसको स्प्रे कर दिया जाता है। और स्प्रे कहाँ पर किया जाता है? स्प्रे जो है वो नाक में किया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए ये जो है सिस्टिक फिब्रोसिस में ये नेज़ल स्प्रे है। इस तरीके से ये स्प्रे किस चीज़ का है? ये लिपोसोम का स्प्रे है। लिपोसोम क्या है? जिसके सेंटर में जीन रखा गया है। इस तरीके से इसको नाक में स्प्रे कर देते हैं। नाक से ये पूरे जो हमारा ट्रैकिया है उसमें चले जाते हैं। ये दरअसल कहते हैं शायद आपको पता हो कि जो हमारी सेल्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड और प्रोटीन ही होता है। तो ये लिपिड्स जो होते हैं वो जाके एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। जब ये एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं तो इस तरीके से जीन जो है वो फ्री हो जाते हैं और जीन जो हैं वो फिर यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह से जो फॉल्टी जीन्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस में। सिस्टिक फिब्रोसिस। तो यहाँ पर जो है वो डायग्राम में ये बात बताई गई है कि इसमें क्या होता है। तो डायग्राम में यही बात बताई गई है कि देखिए ये जो नोज़ के सेल्स हैं, इसमें म्यूकस के सेल्स हैं, इनको म्यूकस के लिए ये बाकायदा एक इसकी एपिथेलियम है जिसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। अगर 100% सारे सेल नहीं हों तो बहुत सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, यानी इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। भाई देखें अगर सारे ही सेल यानी पूरे ट्रैकिया नोज़ से लेके यहाँ तक सारे ही सेल अगर थिक म्यूकस बना रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है और अगर कुछ सेल्स कम हो जाएँ, अगर 100% ना भी हो, तो अगर कुछ सेल कम भी हो जाएँ, तो ये थिक म्यूकस जो है वो बनना चेंज हो जाता है, यानी नॉर्मल म्यूकस बनने लगता है। इसलिए कि नॉर्मल जीन दे दिए जाते हैं। तो सिंपल सा इसमें ये होता है कि यहाँ पे देखें लिपोसोम में रखते हैं जीन, स्प्रे यूज़ करते हैं, स्प्रे को नोज़ में किया जाता है स्प्रे और इसी तरीके से ये जो हैं बाकायदा म्यूकस के साथ जाकर एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और जब लिपिड उसमें एब्ज़ॉर्ब इसलिए कि लिकिड लिपिड जो हैं वो तो सेल में ऑलरेडी एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं बड़ी ईज़िली, इसलिए कि दरअसल इसमें डबल लेयर होती है लिपिड की और प्रोटीन जो होती है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये है दरअसल तरीका किस तरह से जीन्स को पहुँचाया जाए, तो ये इलाज किया जाता है सिस्टिक फिब्रोसिस में। जैसा कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इसके लिए सबसे पहला कि वेक्टर कौन-सा यूज़ किया जाएगा। शायद आपको ये पता हो कि ये जो हैं, ये मेरे नोट्स हैं और मैंने नोट्स को इस लिहाज से बनाया है कि एग्ज़ाम में जो हैं, वो कुन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मार्क्स होते हैं। मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, 0.2, 0.2, 0.2 करके ही मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने 5 पॉइंट्स लिखे तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन्स हों तो वो होते ही 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि अगर हम सिस्टिक फिब्रोसिस की बात करें तो हमें वेक्टर ज़रूर बताना चाहिए कि सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए वेक्टर कौन होता है। जैसे एससीआईडी के लिए जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम रेट्रोवायरस इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लिपोसोम यूज़ करते हैं। ये लिपोसोम क्या होते हैं? फिर हमें लिपोसोम को भी डिफ़ाइन करना होगा कि माइक्रोस्कोपिक लिपिड के एनवेलप होते हैं, जो रैप करते हैं। जैसे आपको पता है गिफ्ट को रैप किया जाता है, तो इसमें भी रैपिंग होती है जो एनक्लोज़ कर लेते हैं जीन्स को। इस तरह से जो लिपोसोम होते हैं, इसके बाद इसको स्प्रे कर दिया जाता है कहाँ पे? लंग्स की एपिथेलियम में। एरोसोल स्प्रे के ज़रिए यानी वही स्प्रे जो एयर वाले एयर स्प्रे होते हैं। जीन जो होते हैं, म्यूकस सेल में चले जाते हैं और इस तरीके से जो फॉल्टी जीन हैं, वो नॉर्मल जीन से रिप्लेस हो जाते हैं और इसकी वजह से जो म्यूकस की प्रोडक्शन है, वो ठीक हो जाती है यानी इलाज सही हो जाता है। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इसमें इसके अलावा ये तो हुई किसकी बात? सिस्टिक फिब्रोसिस की। तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो है, जब ये सही हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर इससे होता ये है कि
सॉल का क्या मीनिंग होता है? सॉल सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर आप सॉल पूछ रहे हैं, सॉल के मीनिंग्स जो हैं वो सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है। जेल जेलेटिनस होता है, सॉल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे दरअसल एक बात और भी है, और वो क्या है? और वो है कि दरअसल और भी ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज इस तरह से किया जाता है, तो ऐसी भी हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि बताया गया है जिन बीमारियों के मुतालिक, एक बीमारी वो है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, और उसका नाम था पार्किंसन डिजीज़। दरअसल कहते हैं कि पार्किंसन डिजीज वो होता है, इसको राशा कहते हैं, इसमें हाथ पैर हिलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में इस शख्स को देख रहे हैं कि इसके हाथ ऐसे हिलते हैं, जैसे कुछ लोग कांपते हैं। वैसे तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब डायसेक्शन कर रहे होते हैं तब उनके हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं। अभी तो आपका फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन ही नहीं हुआ था, इसलिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं हुए, वरना अगर आप करते तो आपको पता चलता एग्जाम में जब डायसेक्शन हो रही होती है कोई स्टूडेंट। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, इन्हें मतलब घबराहट की वजह से। सर बुक में लिपोसोम को नहीं बताया तो पेपर में हमें ये लिखना होगा। सर ये बुक से ही है। आपको पता है ये जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ माय नोट्स, और इसकी सारी वर्डिंग बुक की है। दिस इज़ ऑल, मतलब वर्ड टू वर्ड तो बुक नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं जो बुक में हैं। अगर वो चीज़ बुक में नहीं है, तो वो नोट्स में भी नहीं है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पार्किंसन डिजीज़ है जिसमें हाथ-पैर हिलते हैं। देखें इसके पहले हाथ हिलते हैं, यहाँ पे देखें इसका ये सर भी हिल रहा है, ये हाथ भी हिल रहे हैं, पैर भी हिल रहे होते हैं। इस तरीके से इस बीमारी को हम कहते हैं राशा। और शायद आपको पता हो कि जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे उसको भी ये डिज़ीज़ थी। इसका नाम पार्किंसन इसलिए था कि एक जो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, तो उसने ये बताया था कि दरअसल जो बेसल गैंग्लिया होते हैं, देखें ब्रेन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बेस कहते हैं। बेसल गैंग्लिया जो होते हैं वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका नाम है डोपामाइन। इसका नाम है डोपामाइन। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो बेसल गैंग्लिया होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। जो बेस पे गैंग्लिया हैं, यानी इसके जो न्यूरॉन्स हैं, बेसल न्यूरॉन्स, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल का कोऑर्डिनेशन है या कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता डोपामाइन की कमी की वजह से। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डोपामाइन के जीन को ड्राफ्ट किया जाता है ब्रेन में, ताकि क्या किया जा सके, ताकि डोपामाइन की प्रोडक्शन हो, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो जाए और हाथ-पाँव हिलना बंद हो जाए। तो मैंने जैसे स्टूडेंट का बताया था कि वो तो खौफ की वजह से ऐसा होता है, कि वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये बड़े उम्र की लोगों में ये बीमारी होती है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये भी वजह बताई थी कि क्या साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि ट्यूबलाइट या 40 वॉट का जो बल्ब है, चाहे वो एनर्जी सेवर ही क्यों ना हो, अगर उसे 1 घंटे तक आप उसमें बैठें, तो 1 न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, सिर्फ़ 1 न्यूरॉन। हमें पता इसलिए नहीं चलता कि हमारा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन से बना है। 100 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 100 के साथ 9 ज़ीरो आएँगे, 9 ज़ीरो। 6 आएँगे तो बिलियन होगा, 9 आएँगे तो बिलियन होगा। तो इन बिलियन में से एक एक खत्म हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपको पता है दुनिया की आबादी जो है 6.5 बिलियन है। 6.5 इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जबकि ये 100 बिलियन सेल्स हैं। तो इसलिए बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से डैमेज जो होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि ओल्डर एज में सारे प्रॉपर फंक्शंस नहीं होते, इसलिए डैमेजिंग होती है। तो असल में न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो ये केमिकल बनाते हैं, इनमें जो नर्व ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़े होंगे या आप पढ़ लेंगे डिटेल से। और ये डिज़ीज़ भी वहीं पर दी हुई है। दूसरी एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है हीमोफीलिया। यहाँ पे दरअसल कहते हैं ये वाले जो वर्ड्स हैं दीज़ आर नॉट फ्रॉम द बुक, इसलिए कि ये किताब के नहीं हैं, किताबी बातें नहीं हैं। अदर देन द बुक है कि पार्किंसन जो है वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें शेकिंग होती है, स्टिफनेस होती है, सख्त हो जाते हैं मसल, शेक करने लगते हैं और डिफ़िकल्ट वॉकिंग होती है, चलना मुश्किल होता है, बैलेंस करना बॉडी को मुश्किल होता है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है।
और इसके सिम्पटम यूजुअली एज्ड लोगों में होते हैं और ये वर्स हो जाते हैं ओवर द टाइम। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है, ऐसे-ऐसे न्यूरॉन्स का डैमेज भी बढ़ता रहता है और ये प्रोग्रेसिवली पीपल्स में पहले तो उनको वॉक करना यानी चलना मुश्किल होता है, बाद में टॉक करना यानी बात करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि बातें करने के लिए भी ज़बान की ज़रूरत है। लैंग्वेज नहीं मतलब टंग की ज़रूरत है। तो इसके अंदर भी इसके जो मसल्स होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी अपना प्रॉपर चीज़ नहीं रखते। सेकंड एक डिज़ीज़ है कि इसका इलाज जो है जीन थेरेपी से आजकल इलाज पार्किंसन का किया जा रहा है। ये जो बेसल सेल हैं, ये देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे ये जीन को चेंज कर दिया जाता है। न्यूरॉन्स जो हैं ताकि जो डैमेज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, वो फर्दर डैमेज नहीं होते। वैसे आपको पता है कि हमारे मसल्स और न्यूरॉन्स ऐसी 2 चीज़ें हैं, दे नेवर गेट रिप्लेस्ड। वो रिप्लेस तो नहीं होते। अभी तक तो कोई टेक्नीक नहीं है, बाद में अगर कोई डेवलप हो जाए तो कह नहीं सकते। तो एक दूसरी बीमारी है, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में अनचेक ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग जो होती है वो रुकती नहीं है। सर पार्किंसन ऑन में वेक्टर कौन होता है? भई देखिए वेक्टर प्लाज़्मिड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वेक्टर के लिए लिपोसोम भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि बहुत सारे वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो इसकी तफ़सीलात जो है हमारी बुक में लिखी ही नहीं है कि हाउ दिस इज़ परफ़ॉर्म्ड। तो इस तरीके से इतना बेहतर जान जो कुछ हमारी बुक में लिखा हुआ है, वही देखिए ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा दिस इज़ नॉट रिटन इन ऑन चैप्टर 9। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो चैप्टर 3 में लिखी हुई हैं, जहाँ पर ये डिज़ीज़ बताई गई है, यहाँ के इसके कुछ पॉइंट्स वहाँ पर भी हैं। तो दरअसल कहते हैं कि ये जो हीमोफीलिया है उसमें जो एब्नॉर्मैलिटी होती है वो ये होती है कि क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। क्लॉटिंग फैक्टर जिसकी वज़ह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, रुक जाता है, जब भी कोई हमारे डैमेज कॉज़ होता है, कोई इंजरी कॉज़ होती है। तो हीमोफीलिया जो है ये भी एक इनहेरिटेड डिज़ीज़ है और इनहेरिटेड डिज़ीज़ जो होते हैं ये इम्पेयर यानी इम्प्रॉपर हो जाते हैं एबिलिटी टू ब्लड टू क्लॉट। ब्लड क्लॉट नहीं होता या स्टॉप नहीं होती ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। छोटे से ब्रूज़ से भी, छोटा-सा कोई चोट लग जाए, उससे भी। दरअसल कहते हैं कि हीमोफीलिया में अगर क्लॉटिंग 2 पार्ट्स में ना हो तो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ये एक है जॉइंट और दूसरे हैं ब्रेन। जो हमारे जोड़ होते हैं इसमें ब्लीडिंग होना या इस तरीके से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होना, तो ब्रेन में ब्लीडिंग अगर होगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको हम फ़ालिज या पैरालिसिस भी कहते हैं। पैरालिसिस या पैरालिसिस यहाँ पे डायग्राम बताई गई है और ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये डायग्राम ये बताने की कोशिश की गई है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें कि इसमें जब हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होती है तो ब्लड रुकता ही नहीं है। वैसे ब्लड को कौन रोकता है? असल में हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रिन। फिब्रिन जो होती है वो देखें ये आरबीसीज़ हैं या ब्लड के सेल्स हैं, इनको रोकती है। तो इस तरीके से फिब्रिनोजन का एक जाल बन जाता है जब भी हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होती है, ताकि ये सेल्स बाहर निकल ही नहीं सकें और ब्लड रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट हो जाता है। सर ये ब्लड कैंसर डिफरेंट है, ब्लड कैंसर में तो बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सेल्स बहुत सारे बन नहीं रहे हैं, ब्लड रुक नहीं रहा। जो चोट लग जाती है आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद खून जम जाता है, रुक जाता है। तो इसमें रुकता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया का मतलब लव, लव फॉर लॉस ऑफ ब्लड। अनचेक ब्लीडिंग होती है। ये दरअसल कहते हैं चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे कि इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा सिस्टिक फिब्रोसिस के जीन जो हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस के जीन कहाँ पर होते हैं? तो सिस्टिक फिब्रोसिस के जो जीन्स हैं, वो मौजूद होते हैं हमारे